Good morning, dear students. I hope you all are okay and fine at your home with your families. Now we have to start from here, that is mediated transport. मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से हमें स्टार्ट करना है। देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक क्या फंक्शन होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर अंदर साइटोप्लाज्म तक या किसी भी ऑर्गेनेलीज तक जाएगी तो उसको सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे, दैट इज़ मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट वो होता है जो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर पाए, किसी ना किसी मीडिएटर की, किसी ना किसी प्रोटीन की जो है वो ज़रूरत पड़े उसको क्रॉस करने के लिए। तो ऐसी उन प्रोटीन्स को जो कि प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती हैं, उनको हम सिंपली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर परमिएजेस जो हैं वो बोलते हैं। स्पेसिफिक होती हैं बेटा, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को हम सिंपली डिफ्यूज़न बोल सकते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं पहले। एंड वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बाय द यूज़ ऑफ एटीपी एनर्जी का यूज़ करके। ये कंप्लीट ना पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, इसके डिफरेंसेस जो हैं वो कर सकते हैं बेटा। इसमें से अगर सिंपली राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है तो भी आप लिख सकते हो, और राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफ्यूज़न या डिफरेंसेस आते हैं वो भी आप कवर कर सकते हो। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, ये रैपिड प्रोसेस होता है, जल्दी से होता है। जो डिफ्यूज़न होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। ओके, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इट कैन मूव मटेरियल्स थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी एनर्जी यूज़ हो रही है तो ये उल्टा भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। दैट मीन्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक भी मूव करा सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो किसके थ्रू होगा? थ्रू डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। इट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एक डायरेक्शन में होता है, और जो डिफ्यूज़न है वो दोनों डायरेक्शंस में जो है वो होता रहता है। यानी सेल से बाहर भी ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं और अंदर भी ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। इट नीड्स कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स टू अकर। इसमें क्या है बेटा? कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। डिफ्यूज़न जो है वो विद और विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स जो है वो होता है, विदाउट द हेल्प ऑफ। इट यूजेस एनर्जी एटीपी एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, इसके अंदर जो है वो एनर्जी यूज़ नहीं होती है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। इट ब्रिंग्स अबाउट सेलेक्टिव अपडेट। इसके अंदर क्या होता है कि सेलेक्टिवली कोई सब्सटेंस अंदर जाता है, स्पेसिफिक सब्सटेंस अंदर जाता है। इसके अंदर जितने भी अगर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं तो ये किसी का सिलेक्शन नहीं कर सकता। जो ट्रांसमिसिबल हैं वो सारे के सारे जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इन द सेल। इसके अंदर क्या होता है बेटा? जो सेल के अंदर जो है वो कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट हो जाती है, भर जाती है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन नहीं होती है, क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ओके, आई थिंक ये दोनों आपको क्लियर होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूज़न। इनके सिर्फ आप डिफरेंसेस कर सकते हैं। उसके बाद है फिर एंडोसाइटोसिस। नाउ व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडो का मतलब होता है बेटा इनसाइड। सेल के इनसाइड जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। व्हेनेवर एनी सब्सटेंस मूव्स इनसाइड द cytoplasm या move inside the plasma membrane, that is called as endocytosis। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में जब कोई भी चीज़ चली जाती है बेटा उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस दो तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? जब कोई सॉलिड सब्सटेंस अंदर जाता है। पाइनोसाइटोसिस क्या होता है? जब कोई लिक्विड सब्सटेंस जो है वो अंदर जाता है। ओके,
अब इसको हम डायग्राम के थ्रू जो है वो समझ सकते हैं। लेट अस सी। फर्स्ट इज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है बेटा, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अमीबा के केस में हम ले लेते हैं बेटा, अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, आपने पढ़ा भी हुआ है 8th क्लास के अंदर। तो जब भी उसको फूड सेंस होता है कहीं भी, तो उसकी जो है वो स्ट्रेचेस इस तरह से बनने लग जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ओके, कोई भी फूड मटेरियल प्रेजेंट है तो उसको सूडोपोडिया क्या कर लेगा, उसको कवर कर लेगा और फिर अंदर वो पिंच ऑफ हो जाएगा और उसके बाद वो लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो रिजाइड करेगा। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट होने के बाद जो यूज़फुल मटेरियल है वो तो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाएगा और ये फिर से क्या करेगा, जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएगा विच इज़ कंटेनिंग द वेस्ट मटेरियल और उसको जो है वो सेल बाहर वॉमिट कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज पाइनोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं और साथ ही मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं, दीज आर रिसेप्टर्स। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं। इसमें तो फूड एज सॉलिड एनगल्फ हो जाएगा और जो है वो लाइसोसोम उसको कवर कर लेगा। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या काम करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। यूज़फुल चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगी और अनवांटेड मटेरियल को जो है वो बाहर निकाल देगा। ओके, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देयर आर, इस तरह से जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल आयंस है वो इसके अंदर जो है वो आ जाएगा इनको, फिर उसके बाद क्या कर लेगा, दे विल फॉर्म अ वैक्यूल। वैक्यूल की लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट है वो डाइजेस्ट होकर रिलीज़ हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर और जो बाहर वाला है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। फ़र्क कितना है, दोनों का सेम प्रोसेस है बेटा। फ़र्क कितना है, इसमें तो सॉलिड सब्सटेंस आपका जाता है, इसमें आपका लिक्विड सब्सटेंस जाता है। ओके, देयर इज अनदर मेथड ऑल्सो, दैट इज लिगेंड बाइंडिंग। एंड दिस इज क्लैथरीन कोटेड पिट्स। इतना डीप आपको नहीं करना है अभी, बस आप इस तरह से याद रखना कि स्मॉल पिट्स होते हैं जो कि क्लैथरीन की कोटिंग होती है, जो कि रिसेप्टर्स का जो है वो काम करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी बाहर से लिगेंड आता है, कोई भी चीज़ आती है तो वो जो है वो उसके साथ बाइंड अप कर जाते हैं और बाइंड करने के बाद वो क्या कर लेते हैं, जो रिसेप्टर्स और लिगेंड्स हैं उनका एक एसोसिएशन बन जाता है। वो इस तरह से चिपक जाते हैं और अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। उसके बाद जो ये वेसिकल है ये अनकोटेड हो जाती है और जो सब्सटेंस था वो अंदर एनक्लोज्ड हो जाता है और उसके बाद जो यूज़फुल मटेरियल है वो डाइजेस्ट होकर कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा और जो अनयूज़फुल मटेरियल है वो सेल वॉमिटिंग के थ्रू जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। बेसिक आपको तीनों की तीनों इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है बेटा इतनी डिटेल में। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो आ रही है बाहर से, अगर वो सॉलिड है तो वो फेगोसाइटोसिस है, लिक्विड है तो वो पाइनोसाइटोसिस है। वो 3 तरह से आ सकती है, थ्रू लिगेंड बाइंडिंग, थ्रू रिसेप्टर्स बाइंडिंग और या फिर जो है वो लाइसोसोम्स की फॉर्म में। लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किस चीज़ का काम करेंगे, उनको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे और वेस्ट मटेरियल को जो है वो बाहर निकालने का काम करेंगे। ओके, जो आपका फेगोसाइटोसिस है उसको सेल ईटिंग भी बोला जाता है बेटा और जो पाइनोसाइटोसिस है उसको सेल ड्रिंकिंग भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा सा डिटेल में है बेटा, जितना मैंने समझाया है आप उतना कर लेना, दैट इज़ इनफ फॉर यू। नेक्स्ट है, देर इज डिफरेंसेस इज गिवन बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। यू शुड लुक अपॉन दिस, दिस इज क्वाइट ईजी। Next is phagocytosis. एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, एक्सो मीन्स आउट। कोई भी चीज़ जब सेल से साइटोप्लाज्म से बाहर निकाली जाती है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। ओके,
एक्सोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग। बहुत ईजी सा प्रोसेस है। जो भी सब हमने क्या पढ़ा था अभी फैगोसाइटोसिस में कि जो सब्सटेंस डाइजेस्ट होगा लाइसोसोम में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड इस तरह से एक्सोसाइटिक वेसल के अंदर एनक्लोज हो जाएगा और वो धीरे धीरे किधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फिर वो फ्यूज़ करके वहाँ से क्या कर देगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव आउट कर देगा। ओके, दिस इज एक्सोसाइटोसिस बाय अ सेल और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, नेक्स्ट आपका आता है बेटा सेल वॉल। एक्सोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग। उसको सेल वॉमिटिंग भी बोला जाता है बेटा क्योंकि वो बाहर निकाल रहा होता है सब्सटेंस को। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। ये लिविंग नहीं होता है, डेड होता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये नहीं मिलता है। ओके, इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? इसके फंक्शंस ये हो सकते हैं, ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है, उसके जो इंटरनल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, बेसिकली ये किस चीज़ का बना हुआ होता है बेटा? ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। और सेलुलोज जो है वो रेगुलर प्रेजेंट नहीं होता है, पैचेस में होता है। ऐसे यहाँ सेलुलोज प्रेजेंट है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है। और उन पैचेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। उन पैचेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स। जो ये माइक्रोफिब्रिल्स हैं बेटा, ये सेलुलोज मॉलिक्यूल प्लस पैक्टिन्स और हेमी सेलुलोज, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो कॉम्पोजिशन में आपका बेसिकली क्या आ गया? कॉम्पोजिशन में आपका आ गया सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन्स। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर बताने के बाद फिर आपका आता है सेल वॉल के फंक्शंस। सेल वॉल का फंक्शंस मैं बता चुकी हूँ बेटा आपको। ये सेल को टर्जिड बनाता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, इसके अंदर से जो है वो मूवमेंट होती है थ्रू डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इन व्हाटएवर। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है सेल को। ओके, और जो ये है फ्रीली परमिएबल होता है बेटा वाटर के लिए एंड सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन। जो वाटर है फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है कि वो चीज़ ईजिली उसके अंदर से जो है वो आ जा सकती है बिना किसी रोक टोक के। ओके, इनको आप स्टडी कर लेना। इसके अंदर जो है वो बेटा पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू शुड रिमेंबर इट। दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? दीज आर द नैरो पोर्स और पिट्स थ्रू विच फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब जब दो सेल्स होते हैं बेटा जो, उनके बीच में इस तरह से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। यानी प्लाज्मोडेस्माटा आर द पोर्स विच इज़ प्रेजेंट इन सेल वॉल एंड दीज पोर्स आर एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। जो साइटोप्लाज्म होता है दो सेल्स का, वो आपस में कनेक्टेड होता है इससे, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल ग्लूड बाय मिडल लैमेला। और जो दो सेल्स की साइटोप्लाज्म होती है बेटा, वो किसके थ्रू चिपकी हुई होती है? मिडल लैमेला के थ्रू चिपकी हुई होती है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में आपको बता चुकी हूँ, श्रिंकेज ऑफ द सेल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल की जो है वो श्रिंकेज हो जाती है। एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी एक्टिविटी है। और श्रिंकेज जो होती है प्लांट सेल के अंदर बेटा, वो ऑलवेज अवे फ्रॉम सेल वॉल। यानी जो सेल वॉल होती है वो श्रिंक नहीं करती है, बाकी अंदर का सारा मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके जो है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ओके, उसके बाद आपको दे रखा है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस। ये जो है आप बेटा देख लेना, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा। और प्लस याद आपको होना चाहिए, दिस इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज़ योर न्यूक्लियस। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट वन इज़ योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? सेंट्रली लोकेटेड होता है सेल के अंदर और स्मॉल होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो डबल लेयर ऑफ कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है बेटा,
पूरा इस तरह से रेगुलर नहीं होता है, उसके बीच में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर्स। जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है बेटा एक सेमी सॉलिड मटेरियल भरा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के अंदर वाला लिक्विड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर वाला लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम। जिसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमैटिन मटेरियल। और क्रोमोसोम क्या फंक्शन होता है क्रोमोसोम का? क्रोमोसोम का फंक्शन होता है बेटा कि इसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स जो है वो लोकेट होती हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। ओके, तो व्हाट इज़ द फंक्शन? तो एक्चुअली न्यूक्लियस क्या है? हेरिडिटरी यूनिट है बेटा। इसके अंदर सारे वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसलोकेट होती हैं। ओके, इसके अंदर एक डार्कली स्पॉटेड राउंड स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है? न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड एज द राइबोसोम फैक्ट्री। यहाँ पर बेटा जो है वो आरएनए सिंथेसिस होती है और राइबोसोम्स की जो है वो सिंथेसिस होती है। ओके, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, दिस इज क्रोमैटिन एंड दिस इज एनवेलप। और जो न्यूक्लियर एनवेलप बाहर वाला एनवेलप होता है बेटा उससे क्या होता है? इस तरह से आप देख पा रहे हैं एक्सटेंशन होता है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका डिटेल्ड फंक्शनिंग जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि डबल होता है, जिनके बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट पोर्स आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर्स। अंदर जो है वो थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर फ्यूचर में प्रोजेनी के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सब लोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन। बेसिकली दिस इज हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट होती है जहाँ पर जीन्स लोकेटेड होते हैं। ओके, दिस लिक्विड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स एंड आरएनए। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, उससे इस तरह से मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी का जो है वो हम कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।